हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान की मांग और संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन और संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसी रही, आज उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान कोई एक रात में पैदा हुआ उत्पाद नहीं है, कोई जो है 2 दिन में तैयार हुआ दस्तावेज नहीं है। ये राष्ट्रीय आंदोलन और दशकों लड़ी गई संघर्ष की लड़ाई का परिणाम है। आइए देखते हैं कि संविधान निर्माता ऐसा क्या व्यवस्था पुरानी थी कि जिसको बदलना चाहते थे और भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते थे, अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना चाहते थे। आइए देखते हैं कि हमारे पुरखे, हमारे संविधान निर्माता क्या बदलना चाह रहे थे। पहले थोड़ा सा पुरानी व्यवस्था पे चर्चा करते हैं। पुरानी व्यवस्था, अब पुरानी व्यवस्था जैसे आप ऐसे लीजिए कि ये वर्तमान व्यवस्था है, ये ब्रिटिश व्यवस्था है, इसमें क्या ऐसे हमारे संविधान निर्माता, हमारे पुरखे बदलना चाह रहे थे। देखते हैं। पहला, राज्य की प्रकृति, राज्य की प्रकृति। तब देश कैसा था और अब देश कैसा है। तब क्या था? औपनिवेशिक था, औपनिवेशिक, औपनिवेशिक था, शोषक था, शोषण करता था। आज हमारी व्यवस्था कैसी है? लोकतांत्रिक है, कल्याणकारी है। दूसरी चीज, सर्वोच्च शक्ति कौन था? सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति ब्रिटिश काल में ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। वर्तमान में संविधान या भारत की जनता। जनता की क्या स्थिति थी? जनता कैसी थी? ब्रिटिश काल में जनता प्रजा थी। क्या इसके पास कोई मूल अधिकार था? फंडामेंटल राइट था? नहीं था। कोई स्वतंत्रता किसी प्रकार की नहीं था। आज कैसे है? आज हम नागरिक हैं, तब प्रजा थे, अब नागरिक हैं। आज हमारे पास एफआर है, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, एफडी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपी है, राज्य हमारे लिए काम करेगा। एक नागरिक है। नागरिक तब होता है जब उसे कुछ अधिकार मिले हो, उसका अपना कोई अधिकार हो, तब वो नागरिक कहलाएगा। अगर अधिकार नहीं है, वो किसी और के नियंत्रण में है, तो वो प्रजा है। यहाँ आर्थिक नीति कैसी होगी? आर्थिक नीति कैसी होगी? धन प्रवाह या शोषण की नीति, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना अपने लाभ के लिए। यहाँ क्या होगा? यहाँ अवसंरचना विकास, अवसंरचना विकास, गरीबी उन्मूलन, ये नीति होगी। उसके अलावा क्या होगा? न्याय प्रणाली, क्या आप प्रजा हैं तो आपको समानता मिलेगी कि कानून के नज़र में सब बराबर हैं? ऐसा नहीं होगा। यहाँ न्याय प्रणाली नस्लीय भेदभाव पर होगा, नस्लीय भेदभाव।
यहाँ कानून के समक्ष सब समान हैं। ये व्यवस्था थी और इस व्यवस्था को हमारे पुरखे, हमारे संविधान निर्माता बदलना चाह रहे थे, जिसके कारण संविधान की मांग होती है कि हमें भी एक संविधान चाहिए। वो औपचारिक भी मांग होती है, अनौपचारिक मांग होती है। ब्रिटिश सरकार स्वीकार करती है, संविधान सभा का गठन होता है। आइए देखते हैं आगे की क्या प्रक्रिया रही है। इसी व्यवस्था को बदलना चाह रहे थे हमारे संविधान निर्माता। जो संविधान की मांग होती है वो जो पहली बार मांग किया जाता है अनौपचारिक रूप से, संविधान की मांग दो होता है, एक अनौपचारिक होता है, एक औपचारिक होता है। अनौपचारिक का मतलब कि लोग अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, हाँ हमें संविधान चाहिए, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है। कोई राजनीतिक दल कोई बड़ी मांग नहीं कर रहा है, बस वो उनका एक निजी मांग है, तो वो हुआ अनौपचारिक। पहला जो अनौपचारिक मांग होता है वो 1895 में तिलक द्वारा स्वराज विधेयक लाया जाता है। स्वराज विधेयक इसमें तिलक साहब कहते हैं कि भारत में भारतीयों के लिए स्वराज चाहिए, उनका अपना शासन चाहिए। दूसरा, ये सिर्फ बात इतने होती है। दूसरे में क्या होता है? दूसरे में 1922 में गांधी जी अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लेख लिखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा ही किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा होना चाहिए। तीसरी जो अनौपचारिक मांग थी, हम लोग जब 1935 का अधिनियम पढ़ रहे थे तो उसमें नेहरू रिपोर्ट पढ़ते हैं 1928 में जो आती है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट यहाँ दो चीज की मांग की जाती है। एक एफआर कि फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार दिए जाए। दूसरा ये मांग किया जाता है कि हमें डोमेनियन स्टेट चाहिए। ये तीन अनौपचारिक मांग होती हैं। यहाँ से विचार जन्म लेता है, फिर औपचारिक मांग की शुरुआत होती है। औपचारिक की मांग की शुरुआत कहाँ होती है? 1934 में एक वामपंथी नेता हैं वो मांग करते हैं कि भारत में मानवेंद्र नाथ राय
जिसे शॉर्ट फॉर्म में एम.एन. राय कहा जाता है। इन्होंने मांग की कि भारत में एक संविधान होना आवश्यक है। दूसरी औपचारिक मांग जो होती है वो होती है 1935 में, जब आईएनसी पहली बार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार ये कहती है, भारतीय राष्ट्र कब 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग करती है और इसको बाकायदे अपने प्रस्ताव में शामिल करती है। संविधान की मांग को अपने प्रस्ताव में शामिल करती है। इसके बाद ये औपचारिक मांगे होती हैं। ब्रिटिश सरकार के स्तर पर पहली बार कब ये स्वीकार किया जाता है कि हाँ, भारतीयों को ये अधिकार मिलना चाहिए कि भारत के नेता अपना स्वयं का संविधान बना सकें। आइए देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के स्तर पर कब मांग स्वीकार की गई। ब्रिटिश सरकार के स्तर पर मांग स्वीकार कब किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारतीयों के सहयोग की उम्मीद होती है, सेकेंड वर्ल्ड वार, जापान की सेना भारतीय बॉर्डर पर खड़ी है। जापान की सेना म्यांमार, बर्मा के बॉर्डर पर खड़ी है। तब ब्रिटिशर्स को लगता है कि भारतीय जनता और भारतीय नेताओं के सहयोग के बिना हम इस युद्ध को नहीं जीत सकते हैं और जापान कब्जा कर लेगा। यहाँ पर सिर्फ टाल मटोल की नीति के अनुसार, टाल मटोल की नीति, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा था। टाल मटोल की नीति के तहत अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940 आता है। इसमें क्या होता है, इसी के माध्यम से, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से एक मिशन आता है भारत में, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन में क्या होता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया पहला संवैधानिक प्रस्ताव होता है। संवैधानिक प्रस्ताव होता है। क्रिप्स मिशन में क्या प्रावधान होते हैं? यहाँ ये प्रस्ताव था कि इस समय पीएम कौन है? विंस्टन चर्चिल। ये वहाँ के पीएम हैं। ये क्रिप्स मिशन में इस चीज को प्रस्तावित किया गया था कि युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म होगा, उसके बाद भारतीयों को उनको संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा।
उसके तहत 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 क्या प्रावधान किए गए, आइए देखते हैं उसको जो है उसका की प्रपोजल क्या रहा। की प्रपोजल मुख्य प्रावधान। पहली चीज तो इसमें यह कहा गया था कि डोमेनियन स्टेट दिया जाएगा, युद्ध के बाद भारत को डोमेनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। भारत को डोमेनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमेनियन स्टेट क्या होता है कि आप अपना शासन करिए लेकिन ऊपर से नियंत्रण हमारा रहेगा। किसी के अधीन जब शासन किया जाता है तब उसे डोमेनियन स्टेट कहा जाता है। इसमें यह प्रावधान था कि भारतीय अपना घरेलू नीति और विदेश नीति बना सकते हैं, हमारे नियंत्रण में रहेंगे, लेकिन अब घरेलू नीति और विदेश नीतियां उनकी अपनी होंगी। इसके अलावा क्या प्रावधान था, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कैसे, दो जगह से मिला के, ब्रिटिश भारत क्षेत्र और देशी रियासतों को मिला के, देशी रियासतों को मिला के एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी। अगला प्रावधान ये था कि कोई भी प्रांत अलग हो सकता है, कोई भी प्रांत, चाहे वो कोई भी प्रांत भारत से अलग हो सकता है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से भारत विभाजन की नींव डाली गई थी। अप्रत्यक्ष रूप से जब प्रांतों को या देशी रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि आप स्वतंत्र रूप से अलग हो सकते हैं, तब ये कहीं न कहीं बीजारोपण हुआ था भारत विभाजन का। अगला प्रावधान क्या था, तत्कालीन सुरक्षा, जो वर्तमान में सुरक्षा है, वर्तमान सुरक्षा वो ब्रिटिशर्स के नियंत्रण में रहेगा, ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में रहेगा। अगला प्रावधान क्या था, अगला प्रावधान ये था कि सेना का नियंत्रण कमांडर इन चीफ के हाथ में रहेगा, कमांडर इन चीफ के हाथ में रहेगा। अगला प्रावधान था कि जो मुस्लिम लीग ये मांग कर रही थी कि टू नेशन थ्योरी की, अलग होने की, अलग संविधान बनाने की, उसको क्रिप्स मिशन ने खारिज कर दिया। टू नेशन थ्योरी को खारिज कर दिया गया। अब इसका परिणाम क्या होगा, पहली चीज तो ये कि जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, नेहरू रिपोर्ट में ही ये कहा गया था, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
वहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जो आगे बढ़कर पूर्ण स्वराज की मांग लगातार गहराती जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग दोनों लगातार इस चीज़ की मांग करते हैं कि उनको अलग नेशन चाहिए, वो उनका अलग देश हो, उनका अलग संविधान हो, सब कुछ उनका अलग हो। तो क्रिप्स मिशन इसीलिए फेल हो गया। इसकी विफलता क्या रही? फेल क्यों? फेल इसलिए कि ये डोमिनियन स्टेट दे रहा था। डोमिनियन स्टेट दे रहा था, जो आईएनसी नहीं चाहती थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं चाहती थी। टू नेशन थ्योरी इसको भी नहीं माना, जो मुस्लिम लीग चाहती थी। इन दो बातों को लेकर क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है और क्रिप्स मिशन वापस चला जाता है। तो इसका जब फेल होता है तो इसका आउटकम क्या होता है? परिणाम क्या होगा कि भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं, डू और डाई का नारा देते हैं। जो गांधी जी शुरुआती दौर से लेके 1940-41 तक क्रिप्स मिशन तक इस चीज़ की मांग कर रहे, मतलब हमेशा अपने आंदोलन में शामिल करते थे कि वो अहिंसा को समर्थन करते हैं, लेकिन गांधी जी यहाँ डू और डाई का कॉन्सेप्ट देते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। अगला मिशन जो आता है वो आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आता है? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। 1946 कैबिनेट मिशन इसलिए आता है कि ब्रिटेन में नई पार्टी का सरकार है, नई पार्टी की सरकार बनती है, लेबर पार्टी। जो नए पीएम बनते हैं क्लीमेंट एटली। अब चूंकि लेबर पार्टी की सरकार है, कंजर्वेटिव पार्टी थोड़ा सा कठिन होती है। कंजर्वेटिव वो हमेशा दूसरों पे नियंत्रण का प्रयास करती है, लेकिन अब ये लेबर पार्टी है, लेबरों की सरकार है, तो कहीं न कहीं उदारवाद का समर्थन करेगी। इसी में क्लीमेंट एटली अपने मंत्रिमंडल से 3 लोगों को भारत भेजते हैं, जिसे उच्च स्तरीय शिष्टमंडल कहा जाता है। कौन 3 लोग थे? पैथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस के नियंत्रण में कैबिनेट मिशन आता है और ये उस समय भारत के सचिव भी हैं, भारत के सचिव हैं। दूसरे जो सदस्य हैं 2 लोग, पहले स्टैफोर्ड क्रिप्स,
जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे, वो भी आए। ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष होते हैं ब्रिटिश में, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। तीसरे थे, जो तीसरे व्यक्ति इसमें शामिल थे वो थे एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर नौसेना अधिकारी थे। चौबीस मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। इसका देखते हैं कि मुख्य प्रावधान क्या रहा। मुख्य प्रावधान की प्रपोजल, कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ था। इसका जो पहला प्रावधान था वो त्रिस्तरीय संवैधानिक योजना था। त्रिस्तरीय संवैधानिक योजना, पाकिस्तान की मांग को खारिज करना, पाकिस्तान की मांग को खारिज करना, एक भारतीय संघ की स्थापना करना था इनको जो है, लेकिन कैसे? भारतीय संघ की कमजोर केंद्र के साथ। कमजोर केंद्र कैसे होगा? कमजोर केंद्र तब होता है कि जब सारी की सारी शक्तियां प्रांतों को दे दी जाएं, अपनी कुछ शक्तियां ही, जैसे विदेश, रक्षा, संचार, ये तीन विषय सिर्फ केंद्र के पास रहेंगे, बाकी सारी शक्तियां जो है वो प्रांतों को दे दी जाएंगी। अब प्रांत को अगर सारी शक्तियां दे दी गई तो प्रांत मजबूत होंगे, तो उनमें भी कहीं न कहीं स्वायत्तता की मांग उठेगी। देखते हैं कि इसके बाद क्या किया गया। अगला प्रावधान जो था वो ये था कि मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए, मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए प्रांतों का सामूहिकरण किया गया। सामूहिकरण किया गया कैसे? ये देखते हैं कि सामूहिकरण कैसे किया गया। भारत में ब्रिटिश क्षेत्र जो है वो दो है, एक प्रांतीय ब्रिटिश क्षेत्र, एक मुख्य आयुक्त प्रांत। मुख्य आयुक्त प्रांत जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम लागू था। बंगाल विभाजन जब हुआ था तब वहाँ हिंदू मुस्लिम जनसंख्या के अनुसार बंगाल को विभाजित किया गया था। अन्य प्रांतों में भी यही प्रक्रिया थी कि वहाँ विभाजन तो नहीं किया गया था, लेकिन जहाँ हिंदू संख्या ज़्यादा है और जहाँ मुस्लिम संख्या ज़्यादा है, सभी राज्यों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया। प्रांतों का सामूहिकरण, प्रांतों का सामूहिकरण। पहला ग्रुप ग्रुप 1 था, जो समूह 1 में शामिल थे।
समूह वन में हिंदू बाहुल प्रांत शामिल थे। हिंदू बाहुल प्रांत जैसे मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत। इनको ग्रुप ए में रखा गया। जो हिंदू बाहुल मतलब प्रांत थे उनको ग्रुप ए में रखा गया। ग्रुप बी में रखा गया जो मुस्लिम बाहुल प्रांत थे। मुस्लिम बाहुल को दो भागों में बांटा गया। एक उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत जिसमें नॉर्थ ईस्ट के असम को छोड़ के सभी प्रांत थे। दूसरा ये था कि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जिसमें सिंध, पंजाब ये सब थे। तीसरा ग्रुप ये था उत्तरी पूर्वी फ्रंटियर प्रांत जिसमें असम शामिल था। इस वाले में असम नहीं शामिल है। तीन ग्रुप में प्रांतों को बांट दिया गया। अब इससे हुआ क्या? मुस्लिम लीग खुश हो गई कि जब भविष्य में पृथक निर्वाचन के माध्यम से चुनाव होगा या संविधान सभा के लिए चुनाव होगा तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों पर मुस्लिम लीग ही विजय करेगी। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। इसके अलावा कैबिनेट मिशन फेल हो जाता है, लेकिन उसके अलावा भी 16 मई 1946 को 16 मई 1946 को ये घोषणा करता है। आइए देखते हैं उस घोषणा के तहत क्या क्या गठित किया गया था। यहां दो चीजों का गठन किया जाता है। गठन किया जाता है क्या चीज? दो चीज है यहाँ पे। पहला तो संविधान सभा का गठन, दूसरा गठन जो होता है वो अंतरिम सरकार का गठन। अब अंतरिम सरकार क्या होती है? इंटरिम गवर्नमेंट। जब किसी ऐसी सरकार का गठन किया जाए जो अस्थायी हो और बदलाव के दौर में गठित किया जाए उसे अंतरिम सरकार कहा जाता है। अब यहाँ व्यवस्था परिवर्तित हो रही है इसलिए इसको अंतरिम सरकार कहा गया। अस्थायी है। संविधान सभा का गठन कैसे होगा? ब्रिटिश प्रांतों से चुने सदस्यों से। सीट कितनी की गई टोटल? संविधान सभा में टोटल सीटों की संख्या जो थी वो 289 थी। 389 जिसमें से 296 सीट
ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत से थे। 73 सीटें देसी रियासतों से थी। ब्रिटिश प्रांतों से जिन सीटों का चुनाव होगा, इसमें से 296 में 4 सीट ऐसी होगी जो मुख्य चुनाव आयुक्त प्रांतों से होगी, मुख्य प्रांतों से होगी, मुख्य आयुक्त प्रांतों से। 292 सीट ब्रिटिश प्रांत से। इसमें से 33 सीट एसटी की थी, 26 सीट एससी की थी और 10 सीट महिला की थी। सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा? सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। दस लाख जनसंख्या पर एक सीट, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट। ये सीटों का बंटवारा था। आइए देखते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया कैसे रही। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन कैसे हुआ था और उसमें कौन कौन शामिल थे। फिर संविधान सभा के चुनाव और संविधान सभा की चुनाव पद्धति क्या थी, उसके बारे में देखेंगे। अंतरिम सरकार को देखते हैं। अंतरिम सरकार, इसके 2 चीज हैं। एक घोषणा, चौबीस अगस्त 1946 होता है। गठन 2 सितंबर 1946। कैसे रहेगा सरकार का संरचना? सरकार का संरचना, इस सरकार में पहले मुस्लिम लीग तो नहीं शामिल होती है, पहले नहीं शामिल होती है, लेकिन बाद में सरकार के कामकाज को प्रभावित करने के लिए जो उसका उद्देश्य था, उसके लिए 24 अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल हो जाती है लियाकत अली, योगेंद्र नाथ मंडल, एवं अन्य नेताओं को मंत्रिमंडल मिलता है। आइए देखते हैं कि इसकी संरचना क्या रही। सरकार का अध्यक्ष कौन होगा? सरकार का अध्यक्ष वायसराय था। उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। इनके पास क्या क्या प्रावधान, मतलब क्या क्या चीजें इनके पास थी जो है,
विदेश मामले और राष्ट्रमंडल मामले, ये दोनों जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। तीसरा जो मंत्री थे, इसमें पटेल जी के पास, सरदार पटेल जी के पास में गृह था, सूचना था, प्रशासन था। इसके अलावा बलदेव के पास, बलदेव सिंह, इनके पास रक्षा मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद के पास, राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि, बाबू जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय, सीएच भाभा के पास, सीएच भाभा के पास खान एवं बंदरगाह, खान एवं बंदरगाह था। लियाकत अली के पास मुस्लिम लीग से, इनके पास वित्त था। मुस्लिम लीग इसी आधार पर शामिल ही हुई थी कि सरकार में हम तभी शामिल करेंगे जब वित्त मंत्रालय हमको मिलेगा। अगर वित्त मंत्रालय पर नियंत्रण रहेगा तो बाकी मंत्रालय अपना काम नहीं कर सकते हैं, जिससे सरकार के काम में अड़चन आएगी और सरकार मजबूर होकर एक नया कदम उठाएगी और अब उसकी मांग को, मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकारने का प्रयास करेगी। योगेंद्रनाथ मंडल, योगेंद्रनाथ मंडल के पास विधि था। मुस्लिम लीग के इकलौते हिंदू नेता योगेंद्रनाथ मंडल। अब्दुल रब नस्तर, अब्दुल रब नस्तर, इनके पास संचार था। अब यहाँ देखिए, इनके पास संचार है नस्तर साहब के पास, और पटेल जी के पास सूचना है। अगर ये सूचना भेजेंगे तो क्या वो संचरित होगी? नहीं होगी। आसफ अली के पास रेलवे था, IR चुंद्रीगर, चुंद्रीगर, उनके पास वाणिज्य। ये अंतरिम सरकार के जो मंत्रिमंडल हैं, जैसे एक और थे जान मथाई, जिनके पास उद्योग था, जान मथाई। इनके पास उद्योग था। राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, इनके पास शिक्षा था। ये अंतरिम सरकार की संरचना थी, जिसमें अध्यक्ष स्वयं वायसराय था, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। उनको जो विषय मिले थे वो विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल मिला था। पटेल को गृह, सूचना एवं प्रशासन, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, भाभा को खान एवं बंदरगाह, जान मथाई को उद्योग, IR चुंद्रीगर वाणिज्य, आसफ अली को रेलवे, अब्दुल रब नस्तर संचार, योगेंद्रनाथ मंडल को वित्त, लियाकत अली को वित्त मिला था। आइए देखते हैं अब संविधान सभा का चुनाव और चुनाव पद्धति। जब
1947 में भारत आज़ाद होगा तो अंतरिम सरकार विघटित हो जाएगी और फिर यही संविधान सभा विधायिका और संविधान सभा दोनों का कार्य करेगी। उसको हम लोग आगे देखेंगे। आइए देखते हैं संविधान सभा का चुनाव। कब हुआ था? जुलाई से अगस्त के बीच में। जुलाई से अगस्त 1946 में। चुनाव पद्धति क्या रही? पहली जो चुनाव पद्धति रही संविधान सभा की वो अप्रत्यक्ष थी। अप्रत्यक्ष कैसे? संविधान सभा के सदस्यों को डायरेक्ट जनता नहीं चुनी थी, जनता द्वारा विधानसभाओं में चुने गए विधायक द्वारा ये चुना गया था। जैसे अगर आज अब वर्तमान में देखेंगे तो अप्रत्यक्ष चुनाव कहाँ कहाँ होते हैं? एक राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा सांसदों का, विधान परिषद सदस्यों का, ये सब चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं जिन्हें जनता नहीं चुनती है। ऐसे उस समय भी जो चुनाव हुआ था वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए, मतलब प्रतिनिधि थे जो संविधान सभा के सदस्य थे। चुनेगा कौन सदस्यों को? विधायक। कहाँ? विधान परिषद की, विधानसभा की। अगला प्रावधान क्या था? समानुपातिक। समानुपातिक का मतलब क्या होता है? आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका मतलब ये होता है कि जनसंख्या के अनुसार सीटों का आवंटन। जिसकी जितना अनुपात होगा उसको उतनी सीट मिलेगी। 1 लाख पर 1 सीट, 10 लाख पर 1 सीट। इस पद्धति से क्या होता है? अल्पसंख्यकों के मतदान जो मत होता है उसका संरक्षण एक प्रकार से हुआ किया जाता है कि बाहुल जो समुदाय है जिसकी संख्या ज़्यादा है वो अल्पसंख्यकों पे भारी नहीं पड़ते हैं, सबको बराबर में हिस्सा मिलता है। इस कारण इसको अपनाया गया था। तीसरा ये था कि एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय प्रणाली। इसमें क्या होता है? वरीयता दी जाती है कि किस जो चुनाव कर रहा है, जो मतदाता है, वो किस वरीयता में किसको पसंद करता है, उसके अनुसार उसको मतदान करता है। और इसमें जीत का कोटा पूरा करना आवश्यक होता है। जीत का कोटा पूरा करना, एक निश्चित कोटा होता है, उसको पूरा करना। ये इसकी चुनाव पद्धति रही संविधान सभा की। अब चुनाव का नतीजा क्या रहा? चुनाव हुआ, चुनाव से जो जुलाई से अगस्त 1946 के बीच में चुनाव हुआ, ये चुनाव की पद्धति रही, तो चुनाव के नतीजे भी होंगे। आइए देखते हैं कि चुनाव का नतीजा क्या रहा।
चुनाव का नतीजा जो था वो टोटल 296 सीटों पे चुनाव हुआ था। 296 सीटों का चुनाव हुआ था। इसमें से 208 सीटें आईएनसी को मिलती हैं और 73 सीटें एमएल को मिलते हैं, मुस्लिम लीग को। 208 सीट आईएनसी को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 सीट मिलती है मुस्लिम लीग को। कांग्रेसी को 208 सीट मिलती है, जबकि 15 सीट छोटे दल और निर्दल उम्मीदवारों को मिलता है। अब चुनाव हो गया, चुनाव का नतीजा आ गया। अब इसके बाद क्या होगा? अब संविधान सभा के लिए जो चुने गए हैं उनकी बैठक होगी। आइए देखते हैं कि संविधान सभा का जो परिणाम है उसके अनुसार संविधान सभा का गठन होता है और संविधान की बैठक कब से शुरू होती है और संविधान अपने बैठक में क्या क्या करती है। क्योंकि यहाँ में जो 93 सदस्य थे वो रियासत के राजा द्वारा मनोनीत, रियासत के राजा द्वारा मनोनीत। आइए देखते हैं कि संविधान की बैठक में क्या क्या हुआ। पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक आज 9 दिसंबर, मान लेते हैं आज 9 दिसंबर है 1946। आप सोच के देखिए कि जिस संविधान की मांग भारतीय कर रहे थे, दशकों से लड़ रहे थे, उस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का चुनाव होता है, उसके परिणाम आते हैं, संविधान सभा का गठन होता है और उसकी बैठक होती है। मान लीजिए यार 9 दिसंबर 1946 हो और आज संविधान सभा बैठ रहा हो, तो भारतीयों के लिए कितना ऐतिहासिक दिन ये रहा होगा कि जो भारतीय व्यवस्था को बदलने के लिए शुरू हो रहा था। यहाँ क्या क्या होता है पहली बैठक में? पहली बैठक में ये होता है कि पहला तो ये था कि किसी सभा को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। सभा को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। अब अध्यक्ष जो चुना जाएगा वो अस्थायी चुना जाएगा, जैसे प्रोटेम स्पीकर वर्तमान में चुना जाता है, वैसे कोई अध्यक्ष जो चुना जाएगा वो अस्थायी होगा, अस्थायी होगा। ऐसे कंडीशन में ये होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो बहुत अनुभवी हो, उम्र में ज़्यादा हो, उसको सम्मान के लिए उसी को चुना किया जाता है। यहाँ किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अभी इनके निर्देशन में क्या क्या होगा? अब दूसरी बैठक होगी, पहले बैठक में तो इनको चुन लिया गया, दूसरी बैठक में क्या होगा? सेकंड सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली।
संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होगी वो 11 दिसंबर 1946। अब संविधान सभा का मुख्य कार्य क्या क्या होगा, क्योंकि पहले में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है, तो यहाँ अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होना है, क्योंकि पूरी संविधान सभा को चलाना है। जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता है तब तक एक अस्थायी अध्यक्ष चाहिए, तो अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। एक अस्थायी अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष भी होगा, जैसे आज वर्तमान में होता है कि लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति, उपसभापति। वैसे उस समय संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र बाबू को, राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष में कौन कौन थे? 2 उपाध्यक्षों को चुना गया था। एक थे बीटी कृष्णामाचारी और एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया। यहीं पे एक पद और चुनाव होता है, सचिव का, संविधान सभा सचिव का। इसके जो एच.बी.आर. आयंगर, ये संविधान सभा के सचिव थे। एक क्या कह सकते हैं उनको, सलाहकार। सलाहकार बी.एन. राव। बी.एन. राव साहब के ज्ञान का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के संविधान का अध्ययन करते हैं, उससे ज़रूरत की चीज़ों को निकालते हैं, फिर एक संविधान मसौदा तैयार करते हैं, जिस संविधान मसौदे को प्रारूप समिति को दिया जाता है, फिर प्रारूप समिति उसमें बारीक से काम करती है। कितने ज्ञानी व्यक्ति रहे होंगे और कितनी मेहनत इन्होंने किया रहा होगा कि पूरी दुनिया की संविधान का अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों से 1-2 किताब 4 किताब नहीं पढ़ी जाती है। थर्ड सिटिंग, तीसरी बैठक, थर्ड सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा की तीसरी बैठक, इसमें क्या क्या होता है और कब बैठक होती है? इसकी जो बैठक होती है वो 13 दिसंबर 1946 को होती है। यहाँ क्या क्या होता है कि पहली चीज तो ये है कि नेहरू जी अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या था, इसका की प्रपोजल क्या था, आइए देखते हैं। की प्रपोजल, इसका जो मुख्य प्रावधान था वो क्या था? पहला ये था, संविधान सभा भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु
गणराज्य घोषित करती है। संप्रभु का मतलब होता है कि कोई भी फैसला लेने का जो अधिकार है वो स्वयं का है, उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं है, वो संप्रभु है। इसलिए संप्रभु गणराज्य, गणराज्य मतलब जिसका मुखिया चुनाव से आता हो, मुखिया चुनाव से आता हो, उत्तराधिकार के नियम में नहीं कि राजा का बेटा राजा हो, ऐसा नहीं है। उसको जनता चुन के भेजेगी, वही मुखिया बनेगा। ऐसे व्यवस्था को गणराज्य कहा जाता है। इसके साथ दूसरा घोषणा ये रहता है कि संविधान सभा स्वयं के गणराज्य के लिए, गणराज्य के लिए संविधान निर्माण की घोषणा करती है। संविधान निर्माण की घोषणा करती है। तीसरा प्रावधान ये रहा कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी राज्य, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी राज्य, वो चाहे ब्रिटिश प्रांत हो या फिर रियासत हो या कोई बाहरी क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहता है, बाहरी क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहता है, भारत में शामिल होना चाहता है, वह भारत में शामिल हो सकता है अथवा अलग हो सकता है। अगर शामिल होता है तो भारत संघ का निर्माण करेंगे, भारत संघ का निर्माण करेंगे। नागरिकों के लिए क्या घोषणा थी? नागरिकों के लिए पहला ये था कि सभी नागरिक को न्याय मिलेगा। कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। किसी सामाजिक पूर्वाग्रह से कोई ग्रसित नहीं होगा, सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, सब सबके लिए बराबर हैं। आर्थिक संसाधनों का किसी एक के पास केंद्रण नहीं होगा, जो जैसा चाहेगा वैसे धंधा करेगा, वैसे अपना काम करेगा, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। राजनीतिक हर किसी को ये अधिकार होगा वो चुनाव लड़े या किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग ले। दूसरा क्या था? स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पूजा की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, समानता, कानून के सामने सब बराबर हैं। वो चाहे कोई राजनेता हो, कोई उद्योगपति हो, कोई आम आदमी हो, सबके लिए एक जैसा नियम लागू होगा। संवैधानिक सुरक्षा,
अगला प्रावधान संवैधानिक सुरक्षा। किसे? अल्पसंख्यक को। अब वो चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, इनकी सुरक्षा होगी, संविधान उनकी सुरक्षा देगा। एससी है, एसटी है, महिला है, संविधान सबकी सुरक्षा करेगा, सबको समान व्यवहार के साथ देखेगा, सबके साथ समानता के साथ पेश आएगा, सबको स्वतंत्रता मिलेगी और सबको सामाजिक आर्थिक न्याय मिलेगा। ये इसका उद्देश्य प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत। भारत, एक अंतिम प्रावधान इनका ये था कि भारत विश्व शांति में अपना योगदान देगा। इसी उद्देश्य प्रस्ताव में छोटा मोटा और परिवर्तन और चीजों को जोड़कर, कुछ चीजों को हटाकर प्रस्तावना, जो आज वर्तमान प्रस्तावना है, यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना बन जाता है छोटे मोटे परिवर्तन के साथ। ये पास कब होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित होता है 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। सब उद्देश्य प्रस्ताव जो होगा वो संविधान सभा के जो निर्माता हैं, संविधान के निर्माता हैं, जो संविधान सभा के सदस्य हैं, उनके लिए कैसा काम करेगा, उसके लिए एक स्टेटमेंट आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान निर्माताओं के लिए एक मसाल था। अब मसाल क्या होता है वो आप जानते होंगे कि एक डंडे में आग की लपट जलती रहती है, जिससे उजाला होता है, जिससे आगे का रास्ता दिखता है कि आगे हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। वैसे उद्देश्य प्रस्ताव था कि भारतीय जो संविधान निर्माता हैं उनको एक मसाल के रूप में मिला कि हाँ, इस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल 15 महिलाएं थी, 10 सीट वाली जो चुनाव से आई थी। 5 महिलाओं को बाद में जोड़ा गया। आइए देखते हैं कुछ 10 महिलाएं कौन कौन सी थी। यूपी से जो 3 लोग थे, सुचेता कृपलानी, ये पहली महिला थी जो यूपी से थी। दूसरी पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, मद्रास से दक्षिणायनी
वेलायुधन, दक्षिणायनी वेलायुधन। दूसरी थी अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। तीसरा जी दुर्गाबाई। बिहार से सरोजनी नायडू, बिहार से सरोजनी नायडू। उड़ीसा से, उड़ीसा से जो महिला थी वो थी मालती। बंगाल से लीला राय। एक महिला और थी मुंबई से, हंसा मेहता। ये 10 महिलाएं चुनाव जीत कर आई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। यूपी से सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी। मद्रास से दक्षिणायनी वेलायुधन, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई। बिहार से सरोजनी नायडू थी, उड़ीसा से मालती थी, बंगाल से लीला राय और मुंबई से हंसा मेहता थी। जो 5 अन्य महिलाओं को शामिल किया गया था वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, रेनक राय, रेनक राय, बेगम अजीज, बेगम अजीज, अन्नी मस्कराने, अन्नी मस्कराने। इन 5 महिलाओं को बाद में शामिल किया गया था। आइए देखते हैं आगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या है, संविधान सभा कार्य कैसे कर रही थी। संविधान सभा की कार्यप्रणाली को चलाने के लिए मान लीजिए आप संविधान सभा में सदस्य होते तो आप कार्यप्रणाली को कैसे चलाते? आप अध्यक्ष होते, बाबू राजेंद्र प्रसाद की जगह पे आप होते तो आप कैसे उसकी व्यवस्था को चलाते और कैसे काम करते? यही करते कि समितियों का गठन करते, समितियों का गठन करते। अब कुछ समितियां बराबर में तो होती नहीं, कुछ समितियां बड़ी समिति होती, कुछ छोटी समिति होती। बड़ी समितियों में देखते हैं कौन कौन सी बड़ी समितियां थी। प्रारूप समिति जो सबसे बड़ी समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी, कितने सदस्य थे? 7। अध्यक्ष। इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1900
1947 को। अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर साहब। अन्य सदस्यों में जो पहले सदस्य थे वो एन गोपाल अयंगर। एन गोपाल अयंगर, ये कश्मीर के पूर्व पीएम थे। कश्मीर के पूर्व पीएम थे। दूसरे सदस्य कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मद्रास के एडवोकेट जनरल। मद्रास के एडवोकेट जनरल। तीसरे सदस्य के रूप में डॉक्टर के एम मुंशी थे। एक लेखक थे। चौथे सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ये असम के पूर्व सीएम। असम के पूर्व सीएम थे। इसके अलावा 3 सदस्य और थे। टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी, ये डीपी खेतान की जगह पे आए थे। दूसरे थे एन माधवराव। एन माधवराव, ये किसके जगह पे आए थे? एन माधवराव पीएल मित्रा की जगह पे आए थे। ये इस्तीफा दिए थे। ये 7 सदस्य थे जो पूरी संविधान सभा में जो सबसे बड़ी समिति थी, प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, उसी ने पूरा खाका तैयार किया संविधान सभा का। आइए देखते हैं अन्य समितियां और उसके अध्यक्ष। संघ समिति के अध्यक्ष संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। जहां पे संघ से, विदेश से, राष्ट्रमंडल से जुड़ी चीजें आई और पूछा जाए कि उसके अध्यक्ष कौन है, तो आंख मूंद के बस एक ही आंसर लगाना है कि वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगली समिति जो बड़ी समिति होती है वो प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, जहां प्रांतों की बात आए तो ज्यादातर चांस है कि पटेल जी होंगे। पटेल जी, सरदार पटेल जी हैं। मौलिक अधिकारों की समिति जो है, मौलिक अधिकारों की समिति,
इसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल जी हैं। मौलिक अधिकार समिति के अंतर्गत 5 अन्य समितियों को भी गठित किया गया था। अन्य 5 समितियों में कौन थी? जो सबसे बड़ी समिति थी, उन 5 समितियों में जो मौलिक अधिकार में 5 उप समितियां गठित हुई थी, उसमें जो सबसे बड़ी समिति थी वो मुख्य समिति थी अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति इसके भी अध्यक्ष स्वयं पटेल जी ही थे। अब अल्पसंख्यक उप समिति जो थी, अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, नहीं एच सी मुखर्जी साहब थे, सॉरी एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी साहब थे जो अल्पसंख्यक उप समिति के उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत जनजातीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत जनजातीय समिति। गोपीनाथ बारदोलाई, गोपीनाथ बारदोलाई ये थे उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत जनजातीय। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कौन रहेंगे तब? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अधिकार समिति, ए.एन. ठाकुर। प्रक्रिया एवं नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, मान लीजिए प्रक्रिया, नियम, संचालन ये सब कौन कर सकता है? घर में मुखिया होता है, नियम कौन बनाता है? घर का मुखिया बनाता है। संचालन परिवार का कौन करता है? मुखिया करता है। प्रक्रिया कैसे चलेगी ये कौन डिसाइड करता है? मुखिया करता है। तो संविधान सभा का मुखिया कौन है? राजेंद्र बाबू। राजेंद्र प्रसाद। ये समितियां थी जो संविधान सभा की बड़ी समितियां थी। अब छोटी समितियों को अगर देखें कि छोटी समितियों में कौन कौन सी छोटी छोटी समितियां थी, लगभग 13 समिति थी, 13 छोटी समितियां थी। पहली समिति जिसमें थे वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, वित्त कर्मचारी स्टाफ, कर्मचारी स्टाफ सब किसके नियंत्रण में काम करेंगे? सीधी सी बात है, संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं उसके नियंत्रण में काम करेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद। अगली समिति थी जो सदन समिति थी। सदन
इसके जो अध्यक्ष थे वो पट्टाभी सीतारमैया साहब थे। सदन समिति के अगली समिति जो है वो है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति इसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी साहब हैं। के.एम. मुंशी साहब हैं। अगली समिति जो होगी वो राष्ट्रीय ध्वज एवं तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज एवं तदर्थ समिति इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? राजेंद्र प्रसाद। अगली समिति कौन सी है? अगली समिति है संविधान कार्य सभा समिति। संविधान कार्य सभा समिति इसके अध्यक्ष जे.बी. मावलकर साहब हैं। जे.बी. मावलकर जी.बी. मावलकर साहब इस समिति के अध्यक्ष हैं। अगले सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति। सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति इसके अध्यक्ष जो होंगे सर्वोच्च न्यायालय के वो यस वारदाचारी हैं। यस वारदाचारी। अगली समिति कौन सी है? अगली समिति होगी संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान। संघीय संविधान की वित्तीय प्रावधान समिति। संघीय संविधान की वित्तीय प्रावधान समिति के जो अध्यक्ष हैं वो नलिनी रंजन सरकार हैं। नलिनी रंजन सरकार हैं। यहाँ यश वारदाचारी और नलिनी रंजन सरकार ये दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं है, लेकिन इसके अध्यक्ष हैं समिति के। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये नहीं है, लेकिन समिति के अध्यक्ष हैं। हो सकता है कि उसके विशेषज्ञ रहे हों उन चीज़ों के। प्रारूप संविधान जांच समिति। प्रारूप संविधान जांच समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? जे.एल. नेहरू। जे.एल. नेहरू साहब थे। अगली समिति जो है वो प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस दीर्घा समिति इसके जो अध्यक्ष हैं वो उषा नाथ हैं। ये सारी समितियां थीं जो संविधान सभा में मिलकर काम कर रही थी, संविधान का निर्माण कर रही थी। सबकी अपनी अपनी भूमिका थी, सब अपनी भूमिका निभा रहे थे। आइए देखते हैं कि समितियों का निर्माण होने के बाद संविधान वाचन कैसे होता है, संविधान सभा काम कैसे करती है, संविधान का वाचन कब कब हुआ था। आइए देखते हैं उसे। संविधान का वाचन
कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। वाचन का मतलब होता है कि किसी मुद्दे पर वाद विवाद करना, संवाद करना, क्या सही है क्या गलत है, कई लोगों के बीच में डिस्कस करना और उसको सर्वसम्मति से पारित करना वाचन कहलाता है। जो पहला वाचन हुआ वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन जो होता है, जो सबसे बड़ा वाचन है, सबसे लंबे समय तक चलने वाला वाचन है, जिसमें संविधान में बहुत सारे फैसलों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, संविधान संशोधन किए गए, लगभग 7000 संविधान संशोधन किया गया था। तो दूसरा संविधान वाचन जो है वो सबसे बड़ा है। दूसरा वाला कब हुआ था? ये 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से 14 अक्टूबर 1949 तक, 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन कब हुआ था? तीसरा वाचन जो हुआ था वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। यहाँ ये अब 26 नवंबर आ गया। अंतिम दिन संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का अंतिम दिन 26 नवंबर 1949, जिस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया जाता है, स्वयं को सौंपा जाता है और उसके अनुसार चलने की कोशिश की जाती है। आइए देखते हैं कि 26 नवंबर को क्या क्या हुआ था। यहाँ पहली डेट ये है 14 नवंबर। 14 नवंबर को जो सबसे बड़ी बात हुई थी वो ये हुई थी कि अम्बेडकर साहब ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जो 26 नवंबर 1949 को पारित हो जाता है और उसी प्रस्ताव को पारित होने के साथ संविधान अंगीकृत कर लिया जाता है। इसी दिन 288 सदस्य लगभग सिग्नेचर करते हैं संविधान पर। आइए देखते हैं कि 14 नवंबर को क्या हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड, एक प्रस्ताव था। द कॉन्स्टिट्यूशन इज settled by the Constitution of this Assembly। ये प्रस्ताव होता है, ये 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा पारित किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया जाता है। इसी के साथ 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया जाता है। इसी दिन 284 सदस्य, अन्य सदस्य नहीं उपलब्ध थे, सदस्य हस्ताक्षर करते हैं संविधान पर। इसी दिन संविधान के कुछ भाग लागू हो जाते हैं, जिसमें लागू क्या क्या होता है। प्रस्तावना लागू हो जाता है, अनुसूची 8, अनुच्छेद 395 अनुच्छेद लागू हो जाते हैं। उसी दिन 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाते हैं। अब संविधान पूर्ण रूप से
26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अब 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था कि 1930 में 26 जनवरी के दिन ही पहले स्वतंत्रता मनाई गई थी। पहला स्वतंत्रता दिवस जो था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। उस दिन को यादगार बनाने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत गणतंत्र घोषित किया जाता है। अब भारत गणतंत्र है। इसी दिन राष्ट्रपति चुने जाते हैं, राजेंद्र बाबू। और भारतीय गणतंत्र की शुरुआत होती है। 26 नवंबर को ये घटनाएं होती हैं। संविधान सभा कहती है निर्मित संविधान स्वयं को सौंपते हैं। आइए देखते हैं कि अगला कुछ फैक्ट और है, जिस फैक्ट पे बात करते हैं। अगला क्या रहा फैक्ट, तो उसको देखते हैं। संविधान सभा संविधान का निर्माण कर ही रही थी कि बीच में अगस्त 1947 में भारत आज़ाद भी हो जाता है। अब भारत आज़ाद हो गया है तो अब ब्रिटिश तो काम करने आएंगे नहीं भारत के लिए, कि विधायिका के लिए जो काम ब्रिटिशर्स कर रहे थे अब वो काम करेंगे, वो तो काम अपना करेंगे नहीं। अब संविधान सभा के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि संविधान सभा के रूप में भी काम करे, संविधान भी बनाए, और विधायिका के रूप में भी काम करे कि वो भारत की व्यवस्था को भी चलाए। तो संविधान सभा दो काम कर रहे थे। उससे पहले ये जानते हैं कि संविधान लागू होने के बाद क्या बदला था। जब 1947 अधिनियम के बाद क्या बदला, और 1950 में संविधान लागू होने के बाद क्या बदला। इस अधिनियम के लागू होते, जैसे अधिनियम लागू होता है कि भारत अब आजाद है, संविधान सभा एक संप्रभु निकाय में बदल जाती है। संविधान सभा एक संप्रभु निकाय में बदल जाती है, स्वतंत्र फैसला लेने लगती है। दूसरा क्या होता है, अब संप्रभु निकाय में बदल गई है तो कुछ फैसले भी लेगी। अब इसके पास दो काम है, दो फैसले लेगी। एक तो संविधान का निर्माण करेगी, दूसरा देश भी चलाना है। जब देश चलाएगी तो विधायिका के रूप में काम करेगी। जब संविधान निर्माण करेगी तो संविधान सभा के रूप में काम करेगी। संविधान सभा के रूप में काम करेगी। अब संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हैं, तो क्या वो दोनों की अध्यक्षता करेंगे? जब संविधान सभा चल रही हो तब वो अध्यक्ष हैं, विधायिका के समय भी क्या वो अध्यक्ष रहेंगे? ऐसा नहीं है। 17 अक्टूबर 1947 को एक चुनाव होता है।
17 अक्टूबर 1947 भारत आज़ाद हो चुका है। अब 17 अक्टूबर 1949 को क्या होगी? यहाँ दो चीज़ होता है कि संविधान सभा 17 अक्टूबर तक या 15 अगस्त 1947 से पहले डोमेनियन स्टेट के अंदर काम कर रही थी। अब यहाँ ये चीज़ बदल जाएगी। 17 अक्टूबर को एक बैठक होती है संविधान सभा की, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसके माध्यम से संविधान सभा अंतिम बैठक करती है। कैसे? डोमेनियन किसी के नियंत्रण में, डोमेनियन विधानमंडल के रूप में। अंतिम बैठक। इसके बाद की जो बैठकें होंगी वो संप्रभु बैठक होंगी, स्वतंत्र बैठकें होंगी। अब डोमेनियन बैठक नहीं है, ये किसी के नियंत्रण में नहीं है। इसी दिन जो दूसरा काम होता है वो जीवी मावलकर साहब को विधायिका का अध्यक्ष चुना जाता है। विधायिका का अध्यक्ष चुना जाता है। जब संविधान सभा संविधान निर्माण का काम करती थी तब अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे, लेकिन जब विधायिका के रूप में संविधान सभा काम करते थे तब जीवी मावलकर साहब अध्यक्षता करते थे। संविधान सभा के अन्य कार्य क्या थे? 1949 में संविधान सभा ने ही राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की थी। एक कार्य की थी। दूसरा कार्य क्या की थी? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। कब? 22 जुलाई 1950 को। 22 जुलाई 1947 को, सॉरी 1947 को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को स्वीकार करती है। कब? 24 जनवरी 1950 को, संविधान लागू होने के 2 दिन पहले। इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। एक बार फिर सब मिलते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। सब लोग एक बार मिलते हैं और 26 जनवरी को जो कुछ भी कार्यविधि होनी थी उसके लिए फैसला लेते हैं, उस पर मंथन करते हैं। तो संविधान सभा विधायिका और संविधान सभा के रूप में भी काम कर रही थी, देश भी चला रही थी और देश के लिए संविधान भी बना रही थी। कुछ और फैक्ट हैं, उसको देखते हैं। अब संविधान बन गया तो हो सकता है कि इसके 2 संस्करण हों, एक इंग्लिश एडिशन, एक हिंदी एडिशन, दोनों बनाया गया था। इंग्लिश एडिशन में क्या किया गया था, इसके जो पूरे संविधान की सभा लिखने के मुख्य प्रारूपकार थे, संविधान के मुख्य प्रारूपकार वो कौन थे? संविधान
के मुख्य प्रारूपकार एल एन मुखर्जी साहब थे। एल एन मुखर्जी साहब थे। इंग्लिश एडिशन लिखने का जो काम किया गया वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसका सौंदर्यीकरण कौन करेगा, इसको सजाएगा कौन? सौंदर्यीकरण दो लोग किए थे। जो पहले थे वो मदन लाल बोस थे। दूसरे थे वो ब्यूहर मनोहर थे। ब्यूहर मनोहर। दो लोग सौंदर्यीकरण का काम कर रहे थे। जो इंग्लिश एडिशन था, हिंदी संस्करण को लिखने वाले जो थे वो कृष्णकांत वैद्य थे, या बसंत कृष्ण जिसे भी कहा जाता था, बसंत कृष्ण वैद्य। ये लेखक थे, लिखने वाले थे। सौंदर्यीकरण सौंदर्यीकरण जो कर रहे थे वो दलाल नंदलाल बोस कर रहे थे। अब यहीं पर संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन, उसकी कार्यप्रणाली, अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उसका वाचन, उसको अंगीकृत करना, सब समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।